बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 52 स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि गैमा फंक्शन, बीटा फंक्शन और इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके पेपर के लिए, मिड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इंतहाई ईजी टॉपिक है। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लिया आपको ईजीली समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। बीटा फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज भी पेपर में काफ़ी आएंगे। ये वैल्यूज़ किस तरह से लिखी जाती हैं, जो एमसीक्यूज बन रहा है वो मैं साथ साथ बता भी रही हूँ। लास्ट टाइम गैमा फंक्शन के अंदर एमसीक्यूज बताते हुए एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया था वो ये था कि गैमा 1 होता है, ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया था। और जो गैमा 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर ले वहाँ पे साथ में। इसके बाद जो बीटा फंक्शन है वो क्या है, बीटा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बीटा एम एन एक्स की पावर में एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर में एन माइनस वन डी एक्स एम एन ग्रेटर देन 0। अब ये हमारे पास बीटा फंक्शन की फॉर्म है जिसको आपने इसी तरह से एज इट इज़ याद रखना है। एक्स की पावर में एम माइनस वन है, फिर उसी एक्स में से उसमें से वन को में से एक्स को माइनस करना है और उसकी पावर में एन माइनस वन कर देना है और ये आपके पास बीटा की फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है डेफिनेशन एंड सम प्रॉपर्टीज। तो बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है मतलब कि अगर बीटा एम एन है तो इसको हम बीटा एन एम भी लिख सकते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए हम एक फॉर्म यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने x को 1 माइनस वाई लेट कर लिया, x की जगह पे क्या लेट कर लिया, 1 माइनस वाई लेट कर लिया। जैसे x की जगह पे 1 माइनस वाई लेट किया, y क्या आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया। अब अगर x को हमने 1 माइनस वाई लेट किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो जब x 0 है तो x की जगह पे 0, 1 माइनस वाई इधर ही 0 माइनस 1 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब कि जब x 0 है तो y क्या आया, 1 आया। फिर दूसरी लिमिट क्या थी, 1 थी। जब x 1 है तो यहाँ पे x को 1 माइनस वाई लेट किया, x की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस वाई हो गया। y आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। जब x 1 है तो y 0 आ गया। अब लिमिट्स किस तरह से चेंज हुई है, जब x 0 है तो y 1 आया है, मतलब 0 की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू, अब लिमिट है 1 है। और जब x 1 है तो y 0 है, y की जगह पे क्या लिमिट है, 0 है। लिमिट्स 1 से 0 हो गई हैं। आगे हमारे पास लिमिट्स अगर इस तरह से 0 से 1 थी तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास 0 ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब हमने x को चेंज किया तो हमने x को हमने एज अ y फंक्शन लिया, तो हमें dx भी y फंक्शन में चाहिए। तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, dx बनाएंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव माइनस डी वाई आ जाएगा, dx माइनस डी वाई के इक्वल आ गया। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। x की जगह पे 1 माइनस पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 माइनस वाई पुट किया। 1 माइनस एक्स था तो एक 1 माइनस और x की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब 1 माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। जब माइनस साइन को कल चेंज कर देगा तो आपस ये 1 से कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यूज आपके पास इस तरह से y की पावर में n माइनस 1 आ चुका है। और ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, ये नेगेटिव साइन इस वैल्यू को, ये लिमिट्स को चेंज कर लेगा आगे। अब आपके पास लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। 1 ये वाली लिमिट्स, जब आपके पास x 0 था तो y 1 हो गया, अब x 1 है तो y 0 हो गया। अब आपके पास जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, 0 से 1 अगेन हो जाएंगी इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे। अब आपके पास जो फंक्शन बन रहा है 1 माइनस वाई की पावर में m माइनस वन, वाई की पावर में n माइनस वन डी वाई। और जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या कहता था, 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस वन और x की पावर में भी m माइनस वन। तो यही वाली फॉर्म x की पावर में m माइनस वन, तो यहाँ पे आपका क्या बना, y की पावर में n माइनस वन बना। और 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस वन, तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस वाई की पावर में m माइनस वन बना। तो उसी तरह से हमने वैल्यूज को देखा। तो इससे हमें पता चला कि बीटा एम एन को अगर हम कोई और वैल्यू लिख दे दें तो वो बीटा एन एम के इक्वल हो सकता है। और इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है। इसके बाद आपके रिकमेंडेड हैंडआउट्स के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो साथ में दिखेंगे। कन्वर्जेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट वो आपको पूछ सकता है कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है। इसके बाद ये फॉर्मूला भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन इससे बाद हम इसकी एग्जांपल की तरफ ही चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है जो कि आपके पास ये फंक्शन बना है। और अगर वो बीटा एन एम के इक्वल है तो उसको आप सिमेट्रिक कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये बीटा एम एन है, इसको हमने ये प्रूव करना है। आपको पता है कि बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, एक्स एम माइनस वन वन माइनस एक्स एन माइनस वन, और उस टाइम पे जो लिमिट्स हैं वो आपकी 0 से पाई बाई 2 है। ये लिमिट्स की 0 से पाई बाई 2 है। अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह से क्यों लेकर चले, और एट द एंड हम इसको अपने ओरिजिनल ये जो यही वाला फंक्शन है यही प्रूव कर देंगे। ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसलिए यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2 हमने बीटा एम एन भी यही लिया जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिमिट थी, उसको ओरिजिनल बीटा फंक्शन से देखेंगे अभी। अब देखें ये जो x है यहाँ पे, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लिया, क्योंकि आप बस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉस का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट से है। साइन को x को साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लिया। जब आपने x को साइन स्क्वायर थीटा लेट किया, साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब आप सबसे पहले तो इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने से पहले अगर डेरिवेटिव ले लें तो dx क्या आएगा, 2 साइन थीटा, और अगेन साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और d थीटा आपके पास dx का आंसर आ चुका है। अब लिमिट्स की तरफ जाएंगे तो लिमिट्स किस तरह से हैं, जब आपके पास x 0 है तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, साइन थीटा 0 के इक्वल हो गया, ये चीज़ नहीं आएगी। साइन थीटा 0 के इक्वल हो गया, थीटा इधर ही रहा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0 का क्या मतलब होता है, साइन आप सोचेंगे आप साइन का इस वैल्यू पे 0 होता है। एक तो साइन 0 पे 0 होता है और एक साइन 180 पे 0 होता है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू का लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, तो थीटा 0 आ गया। इसी तरह से आप इसकी दूसरी लिमिट फाइंड करेंगे जब x पाई बाई 2 है। जब x पाई बाई ओके सॉरी, जब आपके पास x 1 है, जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट गिवन है, जब आपके पास x 0 था और x 1 था। ओके, जब आपके पास x 1 है तो यहाँ पे वैल्यूज ओके, आप ओरिजिनल लिमिट से लेकर चलेंगे, यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। ओके, जब आपके पास x 1 है तब आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह को साइन स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल रखना है, थीटा की अगेन साइन इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू बन जाएगी। अब साइन 1 वैल्यू कहाँ पे देता है, पाई बाई 2 पे, साइन 90 पे 1 वैल्यू देता है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ गया। तो आप बस लिमिट्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 इस तरह से हो जाएंगी। अब आपने जो वैल्यूज को लेट किया, x को क्या लेट किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा लेट किया, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर में m-1 एज इट इज लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर में m-1। और जब आप 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस अगेन एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। और अगेन उसका जो डेरिवेटिव अब आपने पुट करना है, dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो dx की वैल्यू आपके पास डेरिवेटिव लेने से इसका आंसर क्या आया, 2 साइन थीटा, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आया, तो ये वैल्यू लिख ली। 2 कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर निकाल दिया मैंने। अब देखें मजीद क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर में m-1 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m-2 हो जाएगा, इसी तरह से 2n-2 हो जाएगा। ये वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब साइन इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसकी पावर में कॉस की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, साइन वालों को इकट्ठा कर लें, 2m-2 प्लस 1 हो जाएगी पावर 2n-2, और इसकी पावर भी प्लस 1 है, तो यही आप बस ये पावर, अब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो साइन 2m-1 हो गया और साइन कॉस 2n-1 हो गया, डी थीटा आ गया। बस ये फंक्शन बन के आ चुका है। अब आपने यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपने जो फंक्शन बीटा फंक्शन सेलेक्ट किया वो साइन 2m-1 कॉस 2n-1, यही आपका क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। लेक्चर नंबर 53 के अंदर आपके पास बीटा और गैमा फंक्शन का रिलेशन है। आपके पास देखिए एक साइड पे बीटा फंक्शन लिखा है और दूसरी साइड पे गैमा फंक्शन लिखा है। बीटा फंक्शन जो है वो इसकी प्रोडक्ट और इसके सम का भी हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास बीटा फंक्शन और गैमा का रिलेशन, इसको अभी एज इट इज रहने दें। आपको पता है कि गैमा फंक्शन इस वैल्यू के इक्वल होता है। गैमा फंक्शन इस वैल्यू के किस तरह से इक्वल होता है, आपको पता है कि गैमा ऑफ एन ई माइनस एक्स एक्स एन माइनस 1 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे एन को एम ले लेते हैं तो गैमा ऑफ एन एम, एक्स की जगह हमने यू फंक्शन ले लिया ई माइनस यू, एन की जगह हम एम ले रहे हैं एक्स एम माइनस 1, डी एक्स है तो डी यू ले लिया, एक्स को यू ले रहे हैं, तो एन ग्रेटर देन 0 के लिए इस फंक्शन को हमने इन टर्म्स ऑफ एम लिख लिया है। अब देखें, अब आपने एक फंक्शन खुद से लेट करना है कि हमने कहा कि ये टर्म एक्स को हमने लेट किया, एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया कि वो यू के इक्वल है, एक्स स्क्वायर को यू लेट किया, 2x dx क्या आ गया, डी यू आ गया। असल में हमें यहाँ पे डी यू की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। अब इस डी यू की वैल्यू 2x dx आ गई और आपके पास ये आपके पास बाकी वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। 2x dx वैल्यू लिखी, e की पावर में माइनस यू है, u को क्या लेट किया, x स्क्वायर लेट किया, तो u की जगह पे x का स्क्वायर लिख लिया,
x की पावर में m-1 है, तो अब हम इस फंक्शन को x और y का सम बनाना चाहेंगे, तो इसलिए हमने इसको एज a एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर की पावर में m-1 कर लिया। अब उसी तरह से आप वैल्यूज को 2 कांस्टेंट बाय चला गया, 2m-2 हो जाएगा, पावर जब की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो बाकी ये फंक्शन आ गया। अब x की पावर में कोई भी नहीं है, वैल्यू तो 1 है, 2m-2 + 1 लिख सकते हैं आप इसको, तो 2m-1 आपके पास x की पावर आ गया, बाकी फंक्शन एज इट इज चलता आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट्स की बात करेंगे। लिमिट्स भी चेंज होंगी, 0 टू इन्फिनिटी है, तो अब जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो u 0 ही रहेगा, जब x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u इन्फिनिटी रहेगा। लिमिट्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, बाकी फंक्शन आपका ये बन के आ गया। अब जब आपके पास ये x का फंक्शन आ गया तो आप इसको, अब आपने क्या बनाना है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, गैमा n और गैमा m और गैमा n है, मतलब आपके पास गैमा m तो बन के आ गया है, तो अब आप इस फंक्शन को एज गैमा n भी लिख सकते हैं। तो ये लास्ट आपने नेक्स्ट स्टेप ऐड करना है, आपने ये गैमा एन भी हम लिख सकते हैं, तो हमने गैमा एम ये वाली वैल्यू और ये जो गैमा एन हमने इस एम की जगह पे बस एन कर दिया, और यहाँ एक्स फंक्शन था तो यहाँ वाई का कर दिया, तो हमारे पास ये दो फंक्शंस गैमा एम और गैमा एन बन के आगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, बाकी ये एक्स वाला फंक्शन x2m-1 और यहाँ से y वाला फंक्शन, और ये e माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र हो जाएगा, और ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स आर का थीटा की इक्वल होता है, वाई इसके इक्वल होता है। दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे और ऐड कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया, आपके पास ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर इक्वल रख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यूज को इक्वल रख लेंगे, डायरेक्ट इधर से ही देखते हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। अब हमने इसकी जगह पे वैल्यू को आर स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब आपको यहाँ पे dx dy की वैल्यू भी चाहिए। लास्ट टाइम हमने dx dy की वैल्यू को कैलकुलेट करना भी सीखा था। dx dy की वैल्यू को आपने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया था, मैंने आपको जैकोबियन मैट्रिक्स से कैलकुलेट कराया। आपका फंक्शन u v का फंक्शन है, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने, इस u का r के लिए लिया तो cos थीटा हो गया, u का थीटा के लिया तो माइनस r sin थीटा हो गया। फिर आपने v का r के लिए लिया, v का डेरिवेटिव r तो आपके पास sin थीटा हो गया, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो r cos थीटा हो गया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आ गया, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से आपके पास इसका आंसर r आ जाएगा। अब आपका फंक्शन r और थीटा में है, तो अब आप dx dy को, यहाँ du dy था ना, तो बस आपने यहाँ पे इसको x कह देना है और यहाँ इसको y कह देना है, और यहाँ पे भी आपको ये x और y आएगा, और यहाँ पे भी x आएगा, और यहाँ पे y और y आएगा, जहाँ v भी आ रहा है। और ये जो dx dy है ये r d थीटा की इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थीटा आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x होगा। थीटा किस तरह से y ओवर x होगा, आप y को x से डिवाइड कर लेंगे, r sin थीटा और r cos थीटा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप पास इससे इसका आंसर sin थीटा और cos थीटा टेंजेंट की इक्वल होता है, तो आप पास थीटा का आंसर टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x आ जाएगा। लिमिट्स चेंज होंगी, जब x 0 होगा तो r cos थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक अगर हम r की लिमिट्स पुट फाइंड करें तो cos थीटा तो 0 नहीं हो सकता, अब हम r को 0 कर सकते हैं, तो जब x 0 है तो r क्या आ गया, 0 आ गया। फिर x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो sin थीटा तो 0 नहीं हो सकता, तो r का आंसर क्या है, दूसरी लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो r के लिए जो लिमिट्स आएंगे वो 0 टू इन्फिनिटी आएंगे। फिर जब आपके पास दूसरी लिमिट फाइंड करेंगे इन थीटा के लिए, जब x 0 है, 0 इक्वल टू r cos थीटा, अब यहाँ पे हम r को 0 नहीं रख सकते, cos थीटा को 0 रखा तो cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास पाई/2 आ गया। सिमिलरली जब x इन्फिनिटी है तो sin इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बनेगा, और sin इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 0 होगा, तो आपके पास इसके लिए जो लिमिट्स आई वो 0 से पाई/2 आई, और इसके लिए जो लिमिट्स आई वो 0 से थीटा, यहाँ पे r है, 0 से इन्फिनिटी आई है, तो ये दोनों लिमिट्स हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो पहला है dx है, हम यहाँ पे dr, यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे r dr d थीटा, तो यहाँ पे r की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वो तो एज इट इज रहेंगी। फिर d थीटा की लिमिट्स आएंगी 0 से पाई/2, जो कि यहाँ पे मैंने लिख ली है 0 से पाई/2, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ dr पहले थीटा की लिमिट्स पुट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे d थीटा आएगा, और फिर मैंने r की लिमिट्स पुट की तो यहाँ पे dr आएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसको लिखते हुए ध्यान रख लेना कि पहले आप r की लिमिट पुट करें, फिर थीटा की लिमिट पुट करें, वैल्यूज को पुट करेंगे,
किसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, देखें x को हमने r cos थीटा लेट किया, y को r sin थीटा, और ये वाला फंक्शन भी r स्क्वायर के इक्वल हो चुका है, तो x की जगह पे r cos थीटा पावर एज इट इज r, y की जगह पे ये वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल हो गया, और r d थीटा एज इट इज आ गया। अब देखें ये नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, अब आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे आप r की पावर में भी 2m-1 है, cos थीटा की पावर में भी 2m-1 है, सारी वैल्यूज को सेपरेट कर लिया, r की पावर में इसको सेपरेट कर लिया, cos थीटा की पावर में 2m-1 को सेपरेट कर लिया, फिर यहाँ से r की पावर में 2n-1 को सेपरेट कर लिया, sin थीटा की पावर में 2n-1 को सेपरेट कर लिया। बाकी ये नेक्स्ट वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ गया। लिमिट्स को आपने ध्यान रख लेना है, मैंने यहाँ पे d थीटा r पहले लिख लिया, आप यहाँ पे d थीटा पहले लिखेंगे और फिर dr लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लिमिट्स थीटा की पुट कर दी थी। अगर आप r की पुट करेंगे फिर पहले 0, फिर आप इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था। अब ये भी दोनों r के फंक्शन है, पावर z हो सकती है 2m-1 प्लस 2n-1, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू एज इट इज आ गई है। ओके ये वैल्यूज एज इट इज आ गई, और बाकी ये वाला फंक्शन भी एज इट इज आ गया, पावर z होगी 2m प्लस 2n-2 हो गया, बाकी ये फंक्शन एज इट इज चलता आ रहा है। अब आप इस वैल्यू पावर को सॉल्व कर लें, ये भी r का फंक्शन है और ये भी r का फंक्शन है, इसमें भी r की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू में +1 कर लेंगे, -2 + 1 -1 होगा, आपके पास r का फंक्शन ये आ गया, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × m + n -n। अब आप इस पूरे फंक्शन की जगह पे सिर्फ ये वाला फंक्शन लिख लेंगे, r की पावर में 2 m + n -1, आप बस ये फंक्शन आ गया, बाकी ये r भी खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब आपके पास थीटा वाली भी वैल्यूज हमने सेपरेट आउट कर ली, r वाली वैल्यूज सेपरेट आउट कर ली, cos वाला फंक्शन ये हो गया, r वाला फंक्शन ये हो गया। अब 2 × 2 4 आ रहा था, तो 2 को भी सेपरेट कर लिया, एक दफ़ा 2 को cos वाली थीटा वाली लिमिट्स के साथ और एक दफ़ा 2 को r वाली लिमिट्स के r वाले फंक्शन के साथ। ये फंक्शन आपके पास बन के आ चुका है, 2 की पावर में m + n -1, e की पावर में -r जो यहाँ था, और यहाँ इसके साथ आपके पास dr आएगा, ये वैल्यू लिख ली। अब मज़ीद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपके पास साइन फार्मूला क्या है, साइन m थीटा, साइन की पावर में m थीटा, कॉस की पावर में n थीटा, d थीटा, और लिमिट्स 0 से π/2 हो, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m + n + 2/2, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आपके पास किस तरह से पता चला ये कॉस का फंक्शन, ये साइन का फंक्शन, इट्स मीन, और लिमिट्स भी वही है, इट्स मीन कि हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, गामा ऑफ m + 1/2, तो साइन वाली फंक्शन की पावर में m है, तो मतलब आपने साइन वाला जो फंक्शन है 2m-1, m की जगह 2m-1 पुट किया और उसमें +1 ऐड कर लेना, तो 2m-1 + 1/2, फिर गामा n + 1 है, तो 2n-1 + 1/2, फिर 2 गामा डिवाइड हो रहा है 2 गामा m + n + 2/2, m की वैल्यू पुट की 2m-1, n की वैल्यू पुट की 2n-1 प्लस 2 फार्मूले का डिवाइडेड बाय 2 होगा, एट द एंड कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2m/2 बन गया, 2 से कैंसिल, गामा m आ गया, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, गामा n आ गया, यहाँ पे आपके पास ये 2m-1 -2 हो जाएगा, और ये -2 इस +2 ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, m + n रह गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 गामा m + n यहाँ पे आपके पास वैल्यू रह गई है। और अब हम इसको कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम यहाँ से इसका गामा n गामा m गामा n कैलकुलेट कर रहे थे, तो गामा m गामा n इस वैल्यू के इक्वल होगा, गामा n m गामा n 2 गामा m + n, ये वैल्यू को इक्वल हो गया। अब ये जो r वाला फंक्शन है ना, इसकी आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है, और ये वाला फंक्शन आपके पास इसकी इंटीग्रेशन 1 होगी तभी ये फंक्शन इस तरह से आएगा, मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका फंक्शन, इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, गामा m गामा n, और आपके पास ये 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, गामा m और गामा m + 1 हो गया, ये गामा m + n इस वाले फंक्शन के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डॉट लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट गामा m गामा n + n, और ये गामा m गामा n राइट साइड पे एज इट इज आ गया। अब ये जो आपने फंक्शन फाइंड करना था वो बीटा m n का करना था, इस फंक्शन को हमने बीटा m कह दिया, गामा m + n इधर ही, गामा m इधर ही। अब बीटा m n आप फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, जो कि यहाँ पे आप बस यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेशन नहीं हुई, आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने इस सारे पार्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 53, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपने 52 53 ही किया है, तो मैं इसको यहाँ पे ही एंड करूँगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और अच्छे से आप इसको समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 54 करेंगे, 55 करेंगे, एंड देन दोनों लेक्चर सेम है तो इसको
एक ही लेक्चर में कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।